अस्सलाम। हमारा मैथ 401 का सीरीज़ चल रही है शॉर्ट लेक्चर की। तो हमारा लेक्चर नंबर 38 है। ये लेक्चर इतना मुश्किल तो नहीं है क्योंकि हमने नाइन्थ में और फर्स्ट ईयर में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में हमने पहले 9th 10th में पढ़ चुके हैं। 9th में और फर्स्ट ईयर में डिटेल से हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज डेरिवेटिव के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर अब हम फंक्शंस की भी बात करेंगे। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू अ सर्टेन रूल्स और कंडीशन, यानी कुछ रूल्स और कंडीशन को फॉलोज करते हुए अगर एक रेक्टेंगुलर अरे ये फॉर्मेशन बनाई जाए फंक्शन या नंबर की, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की क्या है पढ़ी? मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, यानी उनका जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जो नंबर्स होते हैं एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उन्हें हम एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। द अलजेब्रिक एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, यानी कि अगर आपने एक मैट्रिक्स के अंदर कोई वर्ड लिखना है तो उसको आप हमेशा क्या लिखोगे? स्मॉल ए अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। आगे द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज। जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि यूं होती हैं जो वो रोज होती हैं। एंड द वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड कॉलम, यानी ऊपर से जो नीचे की तरफ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। ये करैक्टरिस्टिक्स हैं बड़ी कुछ मैट्रिक्स की, रोज, कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है पड़ा कि इफ़ अ मैट्रिक हैज़ m रोज एंड n कॉलम, यानी उसके अंदर m रोज हो एंड n कॉलम्स हो, देन m मल्टीप्लाई बाय n और m बाय n, दो तरह से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। m मल्टीप्लाई बाय n और m बाय n इज कॉल्ड द साइज और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेम भी याद रखें, साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दोनों इसी को कहते हैं। मैंने आज क्या किया कि एग्जाम्पल अलग सॉल्व किए, तो मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल्स करवाता जाऊँगा। कोई चीज़ आती है ऐसी, अ स्क्वायर मैट्रिक हैव n रोज एंड n कॉलम मीन्स सेम, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम दोनों सेम होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक और स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n, यानी कि जो भी आपका n, फॉर एग्जांपल आपका 2 रोज एंड 2 कॉलम हो, 2 3 1 5, तो इसको आप कहोगे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर 2। अगर 3 रोज 3 कॉलम होंगे तो स्क्वायर ऑफ ऑर्डर 3। इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स, इफ A and B are two matrix then they are said to be equal only if, यानी कि सिर्फ वो कब इक्वल होंगे? हैविंग सेम ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर ऑर्डर हैव टू बी इक्वल। फॉर एग्जांपल 2/3 है अगर एक का, तो दूसरे का भी 2/3 ही हो। ठीक है। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम, यानी कि उनके आमने सामने के एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि ये 2 1 3 0 है तो उधर वाले का भी इधर 2 1 3 0। हाँ, इस तरह हो सकता है 1 + 1, कैलकुलेशन के बाद वही आंसर आना चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन है जिसकी बेस पर हम कह रहे हैं मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। दो बातें, ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट सेम हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। असल में नहीं, वो डेफिनेशन बता रहे हैं जिनकी हमें लेक्चर में ज़रूरत है। वैसे तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट सिर्फ वही चीज़ें इस लेक्चर में बता रहे हैं जो आगे वाले 4 लेक्चर्स में हमने पढ़नी है। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called column matrix. A column matrix is also called column vector और only vector, यानी इसे 3 नाम है। column vector भी कहते हैं, column matrix भी कहते हैं और simple vector भी कहते हैं। और यही लेक्चर हमने अगले में यूज़ भी करना है इसी को, सेम ऐसे ही। Addition of matrix, any two matrix can be added only when they have same order, यानी कि कब हम उनको ऐड करते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। And resulting vector obtained by adding corresponding entries, और जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है उसको हम कैसे ऐड करते हैं? a + b दो हमारे पास वेक्टर है, तो इसकी जो रो, यानी कि अगर आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट उधर 1 है उधर 2 है, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे 1 + 2, तो फिर उसमें लिखोगे 3। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि a - b, और इसको क्या कहते हैं? a + × -b, एंड -b इज ऑब्टेन्ड बाय -b इज -1 × b। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होती है कि कोई भी वेक्टर कब, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी आ सकते हैं, कोई भी वेक्टर कब मल्टीप्लाई होता है, क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। टू मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स 1, यानी कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम अगर 3 है तो दूसरे की 3 रोज होनी चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स 1 आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले जो उसने एग्जांपल दी हुई थी -1 वाली, तो जैसे कि एक मल्टीप्लिकेटिव होता है सिंपल, आपने जब एक कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। सो ई टी इज़ अ फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 × 4, हम इसको तीनों से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा।
प्लस में क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज को प्लस करना होता है, यानी कि यहाँ ये दो मैट्रिक्स में प्लस होंगे तो 2 + 4 -1 + 7 3 + -8 तो प्लस माइनस माइनस। तो हमने कैलकुलेशंस की सिंपल, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई थी कि इसको आपने 3 अलग अलग मैट्रिक्स में लिखना है जो आपस में सम हो रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर वाला जो हमारे पास कोफिशिएंट थे 3t² और t², इसको हमने इधर कर लिया, नीचे वाले पे 0। फिर हमने t वाले देखे तो ये हमारे पास 2t वाले थे, तो उनका एक अलग मैट्रिक्स बना लिया, इधर ऊपर 0। और फिर एक et वाला था, वहाँ et लगा लिया और फिर 0। तो ये हमारे 3 अलग अलग कॉलम मैट्रिक्स बन गए। तो अब हमें इधर से t² कॉमन आ रहा था, पीछे 3 1 0 रह गया, इधर t कॉमन आ रहा था 0 7 5 और ये आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई है। सो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रोज, तो इसके 2 कॉलम है और इसकी 2 रोज है, तो इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से और सेकंड नंबर को इधर के इस नंबर से। सो 4 × 9 + 7 × 6 हमने पहले किया हुआ है। इस तरह दूसरी रो में फिर 3 × 9 + 5 × 6, इसी तरह से फिर अगले के साथ कैलकुलेशंस करेंगे। 4 9 36 7 6 42 प्लस माइनस करके वहाँ पर ये मैट्रिक्स आ जाएगा। हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे, आप नंबर पर रब्ता करेंगे, वहाँ से आपको ये क्लियरली तौर पर समझ आ जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जी ऑर्डर क्या होगा। मोस्टली तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 2 मैट्रिक्स दे देंगे और कहेंगे कि जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होता है कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m × n, यानी कि हमने पढ़ा था ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रोज फिर कॉलम, और बी का हो n × p, यानी कि इसकी रो n हो और कॉलम p हो, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसमें सबसे पहले तो ये था कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल हो, तो है ना n n। तो अब हम इसका बनेगा क्या, ऑर्डर क्या बनेगा, द ऑर्डर विल a m n and b n p, इसका ऑर्डर बनेगा पहले की रोज और दूसरे के कॉलम। ये हमारा आंसर होगा। जब आपने देखना कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, तब आप पहले के कॉलम दूसरे की रोज। लेकिन अगर वो ये पूछते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले की आप रोज देखेंगे और दूसरे क्या देखेंगे, कॉलम, तो आपको पता लग जाएगा इसका ऑर्डर क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर है 2 और 3 और अगले का ऑर्डर है बड़ा सिंपल 2 और 1, तो इसके अंदर एक कॉलम, इसके अंदर एक रो, तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। अब हम देखेंगे आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो हमने पहले की रोज देखनी है 2 और अगले के कॉलम देखने हैं 2। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, नल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल जीरोज एंट्रीज इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, यानी कि जिसके अंदर तमाम के तमाम जीरो, जैसे 0 0 0 0 0 0 0, ये सारे नल मैट्रिक्स हैं। इनको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ओ से। सो a + 0 a + o और o + a = a। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव, यानी कि a पहले b × c और फिर a से मल्टीप्लाई करें, या a × b × c हो तो आंसर सेम है। अब इसमें वो कहना है कि ऑर्डर क्या होगा। सो ऑर्डर क्या होगा कि अगर आपको a मैट्रिक्स का है m × p, b मैट्रिक्स का p × r, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, उसकी कॉलम इसके रो, उसके कॉलम इसके रो, तो ये तो हो जाएगा खत्म। तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, m × n, ठीक है, जो प्रोडक्ट तीनों को ज़रब करने के बाद आएगा। इस तरह से आ रहा है एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो a × b + n = ab + ac, और इस तरह a + b × c = ac + dc। Determinant of matrix, it is a number associated with the average square matrix of constants denoted by determinant a और a के बाहर यूँ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक ऐसा नंबर होता है जो हर एक मैट्रिक्स के साथ जुड़ा होता है। असल में समझ लीजिए एक तरह का उसका कोई पहचान है पड़ी, एक नंबर जो उस डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स को शो करता है। इसको हम 2 तरह से शो करते हैं, डिटर्मिनेंट ब्रैकेट a और स्ट्रेट लाइन इनटू a। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल ना हो देन इट इज़ नॉन सिंगुलर, और अगर वो 0 के इक्वल हो देन इट इज़ सिंगुलर। अच्छा, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज देन ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स डिनोटेड बाय a × tr और a के ऊपर सिंपल t। सो a = m × n एंड a ट्रांसपोज = n × n। आप सिंपल क्या करें, ट्रांसपोज के अंदर रोज को कॉलम में कर देना। इनकी एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट की एग्जांपल देखेंगे। ये आ गया हमारे पास एक कॉलम 3 × 3।
3/3 के आपको याद होगा हम कैसे फाइंड करते हैं, ये फर्स्ट वाले को देखना है, उस टाइम पे हमने इन दोनों को निगलेक्ट कर देना, तो ये 3 आ जाएगा और हमने ये वाली वैल्यूज लिख लेनी है। माइनस दरमियान में हमेशा माइनस आता है, फिर 6, अब ये वाली दोनों लाइनें छोड़ देंगे, 2 -1 1 और 4, फिर हम ये देखेंगे 2, फिर ये दोनों लाइनें छोड़ देंगे और हम ये वैल्यूज लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20, फिर माइनस का साइन, 2 1 2, 2 4 8, माइनस माइनस प्लस, 1 1 1, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, प्लस माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा 18। क्लियर है? ट्रांसपोज के अंदर क्या कहते हैं, ये हमारी रो, ये कॉलम है, इसको हम रो में चेंज कर लेंगे, सिंपल सी ये आंसर है बड़ा। आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि हमेशा हम जो इनवर्स फाइंड करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। इफ़ b इज़ ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, सच दैट कि अगर a को b से मल्टीप्लाई किया जाए और b को a से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 हो और बाकी सारे क्या हो, 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो i आए तो हम उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गिनते हैं। या सिंपल मैं कहूँ कि अगर a को a के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास अगर i आता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के, यानी कि सिर्फ एक दूसरे का है दूसरा नहीं है, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। Then B is said to be the multiplicative inverse of matrix A, denoted by B is equal to A inverse, and A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A। अब इसका इन्वर्स फाइंड करने का भी हम क्वेश्चन एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 4 10, इसका एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, 10 इधर 1 इधर, इन दोनों के साइन चेंज करने, तो -2 -4। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 10 10 2 4 8, तो 2 आ जाएगा। ए इनवर्स का फार्मूला 1 over a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा और ये ए का डिटर्मिनेंट, 2 को इन सब पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड और कैंसिलेशन के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर चेक कर रहा हो तो चेक करने का उन्होंने बताया था, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका इन्वर्स सही हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप उसकी एंट्रीज का फंक्शन है वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, उनको आप उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, देन हमारे पास एक जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा डी ओवर डी टी इंटू ए, और हर एक जो एंट्री है उसका हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टी। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स ऑफ टी हमारे पास है साइन 2t e की पावर 3t और 8t - 1। डेरिवेटिव लेंगे तो इन सब के साथ डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस, 2t का डेरिवेटिव 2, तो ये आ जाएगा 3 e की पावर 3t का डेरिवेटिव 3et और 8t - 1 का डेरिवेटिव 8, तो ये हमारे पास एक डेरिवेटिव मैट्रिक्स बन गया। यहाँ तक तो एक नॉर्मल सा टॉपिक था जो हम पहले पढ़ते आए हैं। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ये भी आपने पढ़ा था कि जब हम अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशंस को, अननोन वेरिएबल के अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि उसके कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं, देन उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। यानी कि ये हमारे लीनियर इक्वेशन है, हम इन अननोन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है, इसका 1 है 1 2 1 5 7 और -4, इनको जब हम एक प्रॉपर मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बना है इसको हम क्या कहेंगे, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। सॉल्विंग मेथड इसको क्या होते हैं, एक है क्रैमर रूल, 2/2 में मोस्टली तौर पर क्रैमर रूल यूज़ करते हैं, 3/3 में भी कर सकते हैं, बट अगर आपका नंबर 3 से बड़ा हो, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो 3 से ज़्यादा हो, कॉलम 3 से ज़्यादा हो, तो आप हरक्यूलियन एफर्ट मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो लार्जर सिस्टम्स हैं उनके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, गॉसियन एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, दो मेथड है, गॉसियन एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड फॉर लार्जर सिस्टम। इसके अंदर आप सिंपल रो एलिमिनेशन सिस्टम यूज़ करते हो। रो एलिमिनेशन सिस्टम क्या वो हम अभी पढ़ते हैं, पर इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क है वो मैं आपको बता दूँ, दाबाव मेंशन एग्जाम्पल, यानी इस एग्जाम्पल को हम इसमें कैसे लिखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल, फिर दरमियान में हम एक लाइन लगा लेते हैं और ये जो कॉन्स्टेंट है इसके साथ लिख देते हैं यूँ, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को, यानी कि एक हमारे पास वेरिएबल्स की एक इक्वेशन है, उनको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये सिंपल इस साइड वाले इस साइड पे, फिर लाइन इक्वल की जगह और उधर वाले वेरिएबल उस साइड पे,
वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट। अब इसमें पहले आ जाते हैं रो इक्विलियन फॉर्म। अच्छा जी, गॉसियन एंड गॉस जॉर्डन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के अंदर ना हम रोज़ के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं। तो इन दोनों में जो मेन फ़र्क है वो सिर्फ इतना है पड़ा कि जो गॉस मेथड है, ठीक है, गॉसियन मेथड है, उसके अंदर रो इक्विलियन फॉर्म हम बताते हैं, जबकि गॉस जॉर्डन मेथड में हम रिड्यूस रो इक्विलियन फॉर्म बनाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या? फॉर एग्जाम्पल जब आप एलिमिनेशन कर रहे होते हो, वो भी मैं बता दूँ एलिमिनेशन कैसे करते हैं। तो इन रो इक्विलियन फॉर्म एंट्रीज बिलो द डायगोनल एंट्रीज हैव टू बी ज़ीरो एंड डायगोनल एंट्रीज आर वन, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यू ये ज़ीरो हो और डायगोनल एंट्रीज कम से कम 1 हो, इससे ज़्यादा ना हो। पर ऊपर वाली वैल्यूज़ में जो मर्जी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये रो इक्विलियन फॉर्म होती है। लेकिन रिड्यूस रो इक्विलियन फॉर्म क्या होती है कि अगर जो एंट्रीज हैं अबव द डायगोनल एंट्रीज एंड बिलो द डायगोनल एंट्रीज, इट इज रिड्यूस इक्विलियन फॉर्म, एंट्रीज बिलो एंड अबव द डायगोनल एंट्रीज आर रिड्यूस टू बी जीरो, यानी कि ये सारी जीरो होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम ये वाली जो ऊपर वाली है ये जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 5 आ जाता तो नहीं, ये जो ऊपर वाली है और ये जो नीचे वाली है इनको जीरो होना चाहिए। तो इस फॉर्म को हम रिड्यूस रो इक्विलियन फॉर्म कहते हैं। अगर नीचे जीरो है तो रो इक्विलियन, अगर दोनों जगह जीरो है तो रिड्यूस रो इक्विलियन। तो गॉसियन गॉस मेथड जॉर्डन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, रिड्यूस रो इक्विलियन फॉर्म्स बनाते हैं, जबकि सिंपल गॉसियन मेथड के अंदर हम रो इक्विलियन फॉर्म्स बनाते हैं। और ये बनाते कैसे हैं? रो एलिमिनेशन सिस्टम के थ्रू, जो कि हमने पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, बाकी आप खुद करेंगे। इसके हम कोफिशिएंट लिखेंगे, इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे 1 3 -2 4 1 3 2 -5 एंड 7, और ये आ जाएगा और -7 5 एंड 19। ये हमारी सिंपल एक इक्वेशन बन गई। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि हमने ना इसके अंदर इसको रिड्यूस करना होता है। हमने पढ़ा था रो इक्विलियन फॉर्म कि यहाँ पर जीरोज होने चाहिए, तो हम जीरोस कैसे ला सकते हैं हमने वो सोचना है। और वो हम करते कैसे कि एक रो को दूसरी रो से माइनस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैंडआउट्स के अंदर, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। तो हम एक रो को दूसरे रो में से माइनस कर सकते हैं या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये दो मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट कैन बी मल्टीप्लाइड एंड सेकंड ऑफ ऑल रोज कैन बी माइनस और प्लस में। तो आपको पता है हमने यहाँ पर जीरो लाना है, तो जीरो लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर इस रो को -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 1 4 हो जाएगा, तो ये तो एक ज़ीरो बन सकता है। तो हम क्या करेंगे कि रो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 से माइनस प्लस कर देंगे, तो ये -4 और ये +4 0 हो जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे कि अब हमने यहाँ 2 को माइनस करना है, 2 को 0 करना है, तो उसके लिए फिर हम दोबारा दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को और इससे माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो करते हैं -4r1 + r2 एंड -2r1 × r3, यानी -4 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करना है और -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करना है। ये मैंने साथ कर दी है, एक स्टेप के लिए मैंने कैलकुलेशन की है, बाकी आप खुद करेंगे। सो -4 ये हमारी r1 है बड़ी 1 3 -2, तो 4 1 4 4 3 12 4 2 8 एंड 4 7 28 माइनस माइनस प्लस। अब r2 हमारा था क्या था 4 1 3 एंड 5, सो -4 ये +4 -12 +1 8 +3 और 28 +5, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, -11 11 और 33। दूसरा क्या था हमारा 2r1, सो -2 और ये हमारी r1 आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा। इसमें जब हम r3 प्लस करेंगे तो फिर ये कैंसिल होकर हमारे पास 0 आएगा और बाकी ये कैलकुलेशन बन जाएगी। इनको हम यहाँ लिखते हैं तो हमारे ये आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बताया था यहाँ पर एक तो हमारे पास 1 1 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको -11 से डिवाइड करते हैं, -11 से इसको भी -11 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 1 1 आ जाएगा। सो डिवाइड -1 और 11 और r2 एंड r3, तो हमारी जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी 1, यहाँ -1 1 एंड -1। क्लियर होगी बात। अब हमने यहाँ पर भी 0 करना है और यहाँ पर भी कोशिश करते हैं 0, तो उसके लिए क्या है कि ये ऊपर वाली इक्वेशन है, ये -1 है और ये भी -1 है, ये +1 है और ये +1 है, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो +1 × -1 = 0, -1 × -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हमने इनको जब माइनस किया 3, अब वो क्या करें 3r2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें एंड y इज मल्टीप्लाइंग बाय 3, ताकि इसको भी वो माइनस करे तो 0 हो जाए। पूरी लाइन नीचे वाली 0 कर रहा है। तो रो इक्विलियन फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आप नीचे वाली लाइन को कोशिश करते हैं कि वो 0 हो जाए मुकम्मल तौर पे, तो आपके एक वेरिएबल का आंसर आप इजीली तौर पर वहाँ से कर सकते हैं। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे r1 को r2 को, तो ये हो जाएगा 3 0 0 3 1 3 3 1 3 एंड उसके बाद प्लस माइनस करके हमारी ये फॉर्म बन जाएगी। सो ये एक रो इक्विलियन फॉर्म है। तो इसके अंदर हमें पता है कि हमारा पहला वेरिएबल क्या था x, फिर 0y
प्लस जेड इज इक्वल टू 2। सो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 2। दूसरी में है अपना 0x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो हमारा इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू 3। यहाँ दोनों में z है, z को एक कॉन्स्टेंट फाइंड करके आप उससे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये गॉसियन जॉर्ज मेथड था। आप इसकी वजह से अपने जो इक्वेशन होंगे सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। अगले लेक्चर में हमें ये बहुत काम आने वाला है, इसकी एग्जांपल आप सॉल्व करें, ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कोई तरह डिफ़िकल्ट ये लेक्चर नहीं है। एंड किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है, आपको हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। रिटर्न हैंड आउट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए हमारे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स नेक्स्ट सेमेस्टर से चलेंगे, इस सेमेस्टर में भी चल रहे हैं 1-2 ग्रुप्स, तो आप उनमें ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फर्स्ट 50 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स वगैरह और हैंड आउट्स वगैरह, हैंड रिटन हैंड आउट्स और हेल्पिंग मटेरियल दिया जाएगा। शुक्रिया।